हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अंजलि। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे ग्रेविटेशन फॉर क्लास 11। अब क्लास 11 के बच्चे ये सोच रहे होंगे कि ग्रेविटेशन तो क्लास 10th में भी था। यस, ग्रेविटेशन क्लास 10th में भी था, क्लास 11th में भी है। और क्लास 11th में क्या किया है, जो 10th वाला पोर्शन है उसी को एक्सटेंड किया था। एज इट इज यही केपलर लॉ आपने 10th क्लास में पढ़ा है, यही केपलर लॉ हम 11th क्लास में पढ़ेंगे, बट थोड़ा सा एक्सटेंड करके। इन द सेम वे आपको 10th क्लास का ग्रेविटेशन अगर नहीं आता है, केपलर्स लॉ नहीं आता है, आप लोग भूल चुके हो, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, सबसे पहले हम 10th वाला ही रिवाइज करेंगे और 10th वाला रिवाइज करके फिर क्लास 11 के कंसेप्ट को समझेंगे, क्योंकि तभी होंगे हमारे कंसेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। जैसे ही आप अपनी बुक ओपन करोगे तो स्टार्टिंग में लिखा है कैन यू रिकॉल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट। इसमें यही 10th का ही पूछा है, 10th के ही क्वेश्चन है ये। ओके, अब क्वेश्चन क्या है, व्हेन रिलीज्ड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट व्हाई डू ऑब्जेक्ट टेंड टू फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड्स। कोई भी बॉडी हाइट से जब नीचे आती है तो वो नीचे ही क्यों आती है, वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में या इधर उधर क्यों नहीं चली जाती है। तो इतना आपको आता होगा क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है इसलिए बॉडी क्या हो रही है, नीचे आ रही है। एंड द सेकंड वन इज व्हाट इज द शेप ऑफ द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट। तो 10th क्लास का याद करते हैं, ठीक है, इसी को हम आगे पढ़ेंगे भी। तो जितने भी प्लैनेट्स हैं, ठीक है, देखिए ये मान लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, ये सन है और ये जितने भी प्लैनेट्स हैं ये क्या कर रहे हैं, सन के अराउंड रोटेट कर रहे हैं। तो छोटी क्लासेस में हम ये समझते थे कि ये जितने भी प्लैनेट्स हैं सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं, बट एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है। ये जो प्लैनेट है ये कौन सी ऑर्बिट में मूव करते हैं, एलिप्टिकल ऑर्बिट में। कौन सी शेप होती है, एलिप्टिकल ऑर्बिट। एज इट इज एग्जैक्टली सर्किल नहीं होता है, शेप होती है एलिप्स की। एंड द थर्ड वन इज वाटर केपलर लॉ। ठीक है, केपलर्स लॉ क्या है ये हमने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो आज की क्लास में भी हम क्या करेंगे, केपलर्स लॉ को ही समझेंगे कि एग्जैक्टली केपलर लॉ क्या होता है। बट केपलर लॉ को समझने से पहले थोड़ा सा ग्रेविटेशन चैप्टर है तो ऑफकोर्स इसके बेसिक को तो समझना पड़ेगा। तो ग्रेविटेशन का सबसे पहले आइडिया किसको आया था, आइजैक न्यूटन को आया था। कैसे आया था, जब उन्होंने एप्पल को गिरते हुए नीचे देखा था तब उनके दिमाग में आया कि ऑफकोर्स ये एप्पल नीचे ही क्यों गिर रहा है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्यों जा रहा है। तब आइजैक न्यूटन ने कहा क्योंकि जो अर्थ है, अर्थ क्या कर रही है, ये एप्पल को अट्रैक्ट कर रही होगी। हमारी जो अर्थ है ये एप्पल को अट्रैक्ट कर रही होगी, बट ये अट्रैक्ट किस डायरेक्शन में कर रही है, दैट इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। मतलब अर्थ कोई भी बॉडी को अट्रैक्ट करेगी तो कहाँ करेगी, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ करेगी। तो यही क्या था, आइजैक न्यूटन ने एक्सप्लेन किया था। दो चीजें एक्सप्लेन की थी कि कोई भी बॉडी है वो ऑफ कोर्स अट्रैक्टिव फोर्स लगता है उस पे, अर्थ अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट करती है और जो ये अट्रैक्टिव फोर्स का डायरेक्शन है किधर होता है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। बट इसके बाद एक और चीज आई, आइजैक न्यूटन ने ये भी दिमाग लगाया कि अच्छा ये ऐसा है कुछ, तो फिर ये क्या मून पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा क्या, क्योंकि अगर हर बॉडी पे लग रहा है तो प्लैनेट्स पे जो मून है वो भी तो इतनी हाइट पे है, उस पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है क्या। ऑफ कोर्स मून पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, बट फिर वो बॉडी नीचे क्यों नहीं आ रही है। अगर मून पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो मून नीचे क्यों नहीं आके गिर रहा है, क्यों, क्योंकि मून पे क्या है, सर्कुलर फोर्स है, क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मून पे सेंट्रीपिटल फोर्स भी है और ग्रेविटेशनल फोर्स भी है। कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल। तो मून पे दोनों फोर्सेस एक्ट करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक्ट करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स भी एक्ट करता है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स जिसके थ्रू सारी बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है। व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, वो फोर्स जिसके थ्रू सारी की सारी बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती हैं। और सेंट्रीपिटल फोर्स अगर ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल हो जाएगा तो ये जो मून है या कोई भी प्लैनेट है ये नीचे आके नहीं गिरेगा, ये उसी की ऑर्बिट पे सर्कुलर पाथ में मूव करता रहेगा। एज इट इज ऐसे ही होता है, मून क्या करता है, सन के अराउंड मूव करता रहता है। ओके, ये अर्थ पे नहीं गिरता है क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल है, ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल है। अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे केपलर्स लॉ से, क्योंकि जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, ऑफ कोर्स आपको फोर्स का थोड़ा बहुत फॉर्मूला याद होगा, F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। बट न्यूटन ने जो अपना लॉ दिया था ना, ग्रेविटेशनल लॉ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन ने हेल्प किससे ली थी, केपलर के लॉज की ही हेल्प ली थी। मतलब जो न्यूटन ने अपना लॉ एक्सप्लेन किया है, ग्रेविटेशनल लॉ एक्सप्लेन लिया है, उसने हेल्प ली थी केपलर्स लॉ की।
कैप्लर्स लॉ की। वंस अगेन, तो आज की क्लास में हम कौन सा टॉपिक करेंगे? कैप्लर्स लॉ करेंगे। कैप्लर्स ने थ्री लॉज दिए थे प्लैनेटरी मोशन को लेके। कैप्लर्स ने 3 लॉज दिए थे प्लैनेटरी मोशन को लेके। द फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ ऑर्बिट, द सेकंड लॉ इज लॉ ऑफ एरिया एंड द थर्ड लॉ जिसे हम क्या बोलते हैं, इसे लॉ ऑफ पीरियड्स। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ पीरियड्स। तो दीज 3 लॉज, हम तीनों की तीनों लॉज करते हैं यहाँ पे। ओके, तो देखिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लॉ से, लॉ ऑफ ऑर्बिट से। ओके, तो देखो लॉ ऑफ ऑर्बिट के अंदर 2 कंसेप्ट चलेंगे, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन द प्रीवियस की। जैसे ये इमेज दिख रही है, यहाँ पे सन सेंटर में है और जितने भी प्लैनेट्स हैं ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं। एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो कौन से पाथ में मूव करते हैं? एलिप्टिकल पाथ में मूव करते हैं। कौन से पाथ में मूव करते हैं? एलिप्टिकल पाथ में, जैसे यहां पर गिवन है। एंड द सेकंड वन कि जो सन है वो सेंटर पॉइंट होता ही नहीं है। यहां पे क्या गिवन है कि सन सेंटर पॉइंट है। एज यू कैन सी, अगर मैं यहां पे साइन को हटाती हूं तो आप देख सकते हो कि सन सेंटर में है और ऑल प्लैनेट्स सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं। तो जबकि वो सर्कुलर पाथ में मूव नहीं करते, एलिप्टिकल पाथ में मूव करते हैं। और सन सेंटर में नहीं होता, सन क्या होता है? एक फोकई होता है। मान लीजिए ये कोई प्लैनेट है, इस तरीके से मूव कर रहा है, तो सन एक फोकई पे होगा, या तो इस पॉइंट पे होगा या फिर इस पॉइंट पे होगा। तो दैट इज द लॉ ऑफ ऑर्बिट। ओके, अब हम इसी का स्टेटमेंट देखते हैं। ऑल प्लैनेट्स मूव इन एलिप्टिकल ऑर्बिट। जितने भी प्लैनेट्स है कौन सी ऑर्बिट में मूव करते हैं? एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं अराउंड द सन, विद द सन एट वन ऑफ द फोकई ऑफ द एलिप्स। विद द सन एट वन ऑफ द फोकई ऑफ द एलिप्स, क्योंकि जो सन है उसमें क्या है? एक फोकई है। क्या है? एक फोकई है। या तो वो इस पोजीशन पे होगा या फिर इस पोजीशन पे होगा। अब इसके बाद हमें कुछ चीजें कंसीडर करनी है, ठीक है? तो देखिए द फर्स्ट थिंग, जो सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट होता है, तो मान लीजिए कि यहाँ पे जो सन है, ये रही सन की पोजीशन, ये है सन की पोजीशन। तो जो सन से सबसे क्लोज पॉइंट है वो कौन सा है? कौन सा? दैट इज द क्लोजेस्ट पॉइंट। ओके, तो P इज द क्लोजेस्ट पॉइंट। अब जो ये क्लोजेस्ट पॉइंट होता है इसी को हम क्या बोलते हैं? पेरिलियन। क्या बोलते हैं? पेरिलियन। ओके, तो जो सन के अक्रॉस क्लोजेस्ट पॉइंट होता है, सन से सबसे पास में होता है, उसको हम पेरिलियन बोलते हैं। और जो सबसे दूर पॉइंट होता है, अब जैसे अगर यहाँ पर हम देखेंगे कि सबसे पॉइंट दूर कौन सा है सन से, तो ए क्या है? सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे है, फर्देस्ट डिस्टेंस पे है, उसको हम क्या बोलते हैं? एपिलियन। तो 2 आते ही टर्म्स आती है, पेरिलियन एंड एफिलियन। एंड ऑफ कोर्स ये आपको एमसीक्यूज में भी मिलती है, इसलिए आपको याद होना चाहिए कि पेरिलियन कौन सा पॉइंट होता है? जो सन के नियर बाय होता है। एपिलियन कौन सा पॉइंट होता है? जो सन से सबसे ज्यादा फर्देस्ट डिस्टेंस पे होता है, सन से सबसे ज्यादा दूर होता है। ओके, अब यहाँ पर एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि देखिए ये सन है, मैं यहाँ पे बनाती हूँ पेरिलियन को और एपिलियन को, तो दिस पॉइंट विल बी पेरिलियन क्योंकि ये सबसे पास में है, और ये पॉइंट होगा एपिलियन क्योंकि ये सन से सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे है। क्योंकि हमारा जो सन है इस पोजीशन पे तो नहीं है ना, सन इस पोजीशन पे है, तो दिस पॉइंट इज एपिलियन, दिस पॉइंट इज पेरिलियन। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पे रेडियस को देखें, ठीक है, इस रेडियस को देखें, तो दिस रेडियस इज ग्रेटर देन दिस रेडियस। एलिप्स है तो ऑफकोर्स रेडियस इक्वल नहीं होगी। तो जो ये ग्रेटर वाली रेडियस होती है ना, बड़ी वाली रेडियस, इसको हम बोलते हैं मेजर एक्सिस। क्या बोलते हैं? मेजर एक्सिस। तो जस्ट एग्जांपल, एज यू कैन से, यहाँ पे PA क्या है? मेजर एक्सिस है। इसकी वैल्यू क्या है? मेजर एक्सिस है, तो इसको हम क्या एज्यूम करते हैं यहाँ पे? तो देखिए दिस इज ए, ये वाली रेडियस है, दिस रेडियस इज ए, तो जो टोटल रेडियस है कितनी हो गई? 2A हो गई। इन द सेम वे PO एंड OA, PO एंड OA, इनको हम क्या बोलते हैं? सेमी मेजर एक्सिस बोलते हैं। सेमी मेजर एक्सिस की वैल्यू क्या हुई? A हो गई। इन द सेम वे अब हम आते हैं दिस वन रेडियस इज स्मॉलर, स्ट्रेट लाइन में जो सेंटर के थ्रू अक्रॉस होके जा रही है, तो ये वाली जो रेडियस है ये क्या हो गई? माइनर एक्सिस। तो अगर हमने ये वाली लेंथ B ली, ये वाली रेडियस B ली, तो जो MN है ये क्या हो गई? माइनर एक्सिस हो गई। B प्लस B कितना हो गया? 2B। इन द सेम वे अगर आप यहाँ पे देखोगे M से लेके O तक और O से लेके N तक, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? सेमी माइनर एक्सिस बोलते हैं। तो यहाँ पे आज हमने 6 टर्म सीखी। कौन कौन से 6 टर्म? द फर्स्ट वन इज पेरिलियन, जो सबसे ज्यादा पास में है, सन के सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट पॉइंट पे है। द सेकंड पॉइंट इज एपिलियन, जो क्या है? सबसे ज्यादा लार्ज डिस्टेंस पे है। इसके बाद हमने देखा मेजर एक्सिस, तो जो लार्जेस्ट एक्सिस होती है दैट इज द PA, जिसको हमने किससे डिनोट किया? 2A से। इसी के बाद हमने देखा माइनर एक्सिस, तो यहाँ पे MN क्या है? माइनर एक्सिस है, इसकी लेंथ कितनी हुई?
2B, लास्ट में 2 में देखा सेमी मेजर एंड सेमी माइनर, तो PO एंड OA सेमी मेजर एक्सिस एंड MO एंड ON इज द सेमी माइनर एक्सिस एंड इसको यू कैन डिनोट बाय योर्स। ओके, तो ये था लॉ ऑफ ऑर्बिट। इसके बाद हम एक और इंपॉर्टेंट लॉ पे आते हैं, दैट इज लॉ ऑफ एरिया। ओके, अब देखो लॉ ऑफ एरिया के अंदर क्या है, तो लॉ ऑफ एरिया को पढ़ने से पहले हम एक कंसेप्ट को समझते हैं। एज यू कैन सी, जो हमारा सन है वो इस तरीके से ट्रैवल कर रहा है A से लेके B, ठीक है, फिर इधर से इधर गया, फिर इधर से इधर गया। अब मैंने क्या किया, टाइम बनाया 2 सेकंड का, तो मैंने ये देखा कि 2 सेकंड में तो ये A से B तक ट्रैवल कर गया, यहाँ पे 2 सेकंड में C से D तक ट्रैवल कर गया, और यहाँ पे 2 सेकंड में E से F तक ट्रैवल कर गया। मतलब एज यू कैन सी कि सन के पास वाला पॉइंट, अगर सन यहाँ पे है, सन के पास में है, तो ये कितना ज्यादा ट्रैवल कर गया, और जैसे जैसे सन से दूर जा रहा है ये कम ट्रैवल कर रहा है। ऐसा क्यों है? तो इसका मीनिंग ये है कि कोई भी बॉडी, अगर यहाँ पे अगर हम प्लैनेट देखते हैं, ये जितना सन के पास रहेगी उतना फास्ट स्पीड से भागेगी, उतना फास्ट स्पीड से मूव ऑन होगी। तो सन के पास में प्लैनेट्स का वेलोसिटी क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, और सन से जितना डिस्टेंस पे आप जाओगे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो दैट इज द फैक्ट जो आपको समझ आना चाहिए। हियर इज नॉट यूनिफॉर्म मोशन, यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, इक्वल डिस्टेंस कवर ही नहीं कर रहा है। सन के पास क्या है, फास्ट स्पीड है, सन से दूर क्या है, लो स्पीड है। तो दैट इज द फैक्ट। ओके, अब आपको ये कंसेप्ट समझ आया कि मैं सन के पास में थी तो मैं फास्ट स्पीड से ट्रैवल कर गई, एंड जैसे 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 मैं सन से दूर जा रही हूँ वैसे 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 मेरी स्पीड क्या हो रही है, कम होती जा रही है। बट द वन थिंग इज कॉमन, कि जिस लाइन को हम प्लैनेट्स और सन के साथ ज्वाइन कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये इसने 2 सेकंड ट्रैवल किया था, अब ये प्लैनेट्स और सन के बीच में, तो जैसे ये मेरा प्लैनेट है, प्लैनेट और सन के बीच में अगर मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूं, तो व्हाट आई कैन से, इट विल कवर इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब ये 2 सेकंड के अंदर ना इक्वल एरिया ही कवर करेगा। वो बात बिल्कुल सही है, दैट इज टोटली फाइन कि सन के पास ये फास्ट स्पीड से भागा और सन से दूर गया तो इसकी स्पीड कम हो गई, बट द एरिया इज इक्वल। अब ये एरिया इक्वल कैसे हुआ, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। एक्सप्लेन ऐसे किया कि एज यू कैन सी, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ लेंथ इनटू हाइट, ठीक है, हाफ बेस इनटू हाइट। तो अगर ट्राइंगल का एरिया देखें तो इसका फॉर्मूला होता है हाफ बेस इनटू हाइट। तो देखो एग्जैक्टली अगर इस ट्राइंगल को देखा जाए तो यहाँ पे बेस ज्यादा है तो हाइट यहाँ पे कम है, यहाँ पे बेस कम है तो हाइट ज्यादा है। तो इस तरीके से जो एरिया है वो क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, क्योंकि बेस ज्यादा है तो हाइट कम है, हाइट ज्यादा है तो बेस कम है। तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वी कैन टेक अ एग्जांपल, जैसे हम यहाँ पे लेते हैं ABS, ठीक है, ABS। तो यहाँ पे एज यू कैन से बेस बड़ा है, हाइट कम है, और यहाँ पे जो लाइन अक्रॉस ज्वाइन करी ये ज्यादा है लेकिन बेस कम है, तो इस तरीके से एरिया हमारा क्या होता है, इक्वल होता है। अब ये तो हमने 10th में भी पढ़ा था, बट 11th क्लास में हमने इसको किस तरीके से एक्सटेंड किया है, इसको प्रूव करके। हमें लॉ ऑफ एरिया को प्रूव करना है कि जो एरिया है, अगर हम बोल रहे हैं कि इक्वल एरिया कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल टाइम में, तो A/T कांस्टेंट होगा, A/T कांस्टेंट होगा, इट कवर इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। दैट मींस A/T क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, है ना। A/T की वैल्यू हमें कांस्टेंट मिलेगी, वही हमें प्रूफ करना है। तो हमने एक ट्राइंगल लिया ABS, ओके। अब इसके अंदर एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ बेस इनटू हाइट। तो बेस कितना है AB, हाइट कितना है AS। आप BS भी ले सकते थे बट हमने यहाँ पे AS ले लिया। तो ट्राइंगल का एरिया क्या हो गया, हाफ AB इंटू AS, ओके। अब देखिए यहाँ पर जो ये AS है, AS को तो मैं R ले लेती हूँ, AS को मैंने क्या लिया, R लिया। अब सबसे पहले मुझे सॉल्व करना है इस AB को, क्योंकि पहली मिस्टेक बच्चे यहाँ पे करते हैं, किसको सॉल्व करने में, AB को सॉल्व करने में। किसको सॉल्व करने में, AB को। तो देखिए AB को कैसे सॉल्व करेंगे, AB को सॉल्व ऐसे करेंगे कि वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से डिस्टेंस कितना हो गया, वेलोसिटी इंटू टाइम, एस क्या हो गया, यहाँ से V इंटू टी हो गया। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पर ये काम किया कि जो डिस्टेंस है AB है, इसकी जगह क्या लिख दिया, V इंटू टी।
क्या लिख दिया, v इंटू टी, और क्या लगाया, डेल टी, क्योंकि देखो एरिया क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, एरिया क्या होगा यहाँ पे, सॉरी एरिया क्या होगा यहाँ पे, कांस्टेंट रहेगा, बट एक्चुअली जो ये टाइम के साथ तो वैल्यूज चेंज हो रही है ना, तो टाइम क्या हो रहा है, वेरिएबल है, तो यहाँ पे इसलिए लगाया v डेल टी। आप केवल टी भी लगा सकते हो, आप केवल टी भी लगा सकते हो, यहाँ पे ट्राइंगल का साइन लगाना जरूरी नहीं है, आप केवल a बाई टी लेके भी सॉल्व कर लो अगर आपको नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए हमने v इंटू टी लिख दिया, ओके। अब हम ये जो t क्या मल्टीप्लीकेशन में है, ये जो t मल्टीप्लीकेशन में, इसको किस में लेके आ गए, डिवाइड में लेके आ गए, तो ये क्या हो गया, a अपॉन टी, a अपॉन टी, हाफ कितना बचा, v इंटू आर। अभी t को नीचे क्यों लेके आए, अब आपको रीजन समझ आ रहा होगा ना, कि सबसे पहले तो हमने क्या लिखा, डिस्टेंस को v इंटू टी। अभी v इंटू टी को लिखने का रीजन क्या था, क्योंकि हमें क्या चाहिए, a अपॉन टी, एरिया था, ठीक है, लेकिन t नहीं था, तो इसलिए डिस्टेंस को t की फॉर्म में चेंज किया। अब हमारे पास a अपॉन टी आ गया, हाफ v इंटू आर आ गया। अब आगे मैं क्या कर रही हूँ, ऊपर और नीचे दोनों जगह m का मल्टीप्लाई किया, m का मल्टीप्लाई किया। अब ये m का मल्टीप्लाई किया क्यों है, तो देखिए टू फॉर्मूलाज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको इस डेरिवेशन में भी याद होने चाहिए और इनका कंसेप्ट भी समझ आना चाहिए। कौन से फॉर्मूला, एक तो लीनियर मोमेंटम का और एक एंगुलर मोमेंटम का। किसका, लीनियर मोमेंटम का और एंगुलर मोमेंटम का। लीनियर मोमेंटम को हम p से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। एंगुलर मोमेंटम को क्या लिखते हैं, p इंटू आर। क्या लिखते हैं, p इंटू आर, मतलब एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया, लीनियर मोमेंटम विद डिस्टेंस। क्या हो गया, लीनियर मोमेंटम विद डिस्टेंस, ओके। तो इसलिए हमने क्या किया, ऊपर और नीचे दोनों जगह m का मल्टीप्लाई किया है, ताकि ये किस में चेंज हो जाए, मास इनटू वेलोसिटी में, ओके। तो ये मास इनटू वेलोसिटी, ये क्या हो गया, लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाई बाय r, और नीचे किसका डिवाइड हो गया, m का। अब ये जो p इंटू r है, इसी को हमने क्या लिख दिया, एंगुलर मोमेंटम लिख दिया। क्या हो गया, l बाई 2m। तो नाउ यू कैन से आपको a अपॉन टी कितना मिला, L बाई 2m। क्या मिला, L बाई 2m। तो एज यू कैन सी मास तो कांस्टेंट होता है, L भी कांस्टेंट होता है। अगर कोई बॉडी इस तरीके से ट्रैवल कर रही है सर्कुलर पाथ में, तो वहां पे एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये सारी की सारी वैल्यूज क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। तो इसी से हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया लॉज ऑफ एरिया। अब द वन थिंग, ये जो लीनियर मोमेंटम है और एंगुलर मोमेंटम का कंसेप्ट है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम लोगों ने यूनिट एंड मेजरमेंट के अंदर बहुत अच्छे से समझा है, ओके, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट टू। क्लियर कट है। तो यहां पे हमने प्रूव किया लॉ ऑफ एरिया। अब हम लाते हैं लास्ट में कैपलर्स थर्ड लॉ पे। कैपलर थर्ड लॉ क्या है, लॉ ऑफ पीरियड्स। क्या है, लॉ ऑफ पीरियड। तो लॉ ऑफ पीरियड्स इज वेरी इजी, आपको केवल इतना फॉर्मूला ध्यान रखना है, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब। अब ये टी क्या है, आर क्या है, इसी को हमें समझना है। टी क्या है, टाइम पीरियड फॉर कंप्लीट रिवॉल्यूशन। मान लीजिए ये सन है और ये हमारी अर्थ है, ओके। ये क्या कर रही है, एक पूरा रिवॉल्यूशन कर रही है यहां से लेके यहां तक, तो दैट इज द टी। एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में उसे कितना टाइम लग रहा है, अभी भी नहीं समझ में आ रहा है। तो हमारी अर्थ है, उसको एक पूरे रिवॉल्यूशन में कितना टाइम लगता है, 365 डेज का टाइम लगता है, ओके। तो दैट इज द टाइम पीरियड ऑफ कंप्लीट रिवॉल्यूशन। तो नाउ यू कैन से द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, ठीक है, किसका स्क्वायर किया है, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन का अराउंड द सन, ठीक है, सन के अराउंड हमारा प्लैनेट रिवॉल्व हो रहा है। तो द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये किसके प्रोपोर्शनल है, क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन। प्लैनेट और अर्थ के बीच में जो भी डिस्टेंस होता है, जैसे अर्थ और सन के बीच में कितना डिस्टेंस है, नियर बाय 15,000 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो उसके स्क्वायर के इक्वल। तो नाउ यू कैन से टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब, और यू कैन से टी स्क्वायर बाय आर इक्वल आर क्यूब इक्वल टू कांस्टेंट, ओके। टी स्क्वायर बाय आर क्यूब की वैल्यू क्या मिल गई आपको, यहाँ पे कांस्टेंट मिल गई। टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब एंड टी स्क्वायर बाय आर क्यूब इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये तो क्या था, कैपलर थर्ड लॉ था। इसी में बेस्ड हम एक न्यूमेरिकल करते हैं, जो एज इट इज हमारी बुक में गिवन है, कंपैरिजन टाइप न्यूमेरिकल। तो देखिए कंपैरिजन टाइप न्यूमेरिकल ऐसा नहीं कि आपको ग्रेविटेशन में मिलेंगे, आपको हर चैप्टर में मिलेंगे। और अगर आपको एक टाइप के कंपैरिजन क्वेश्चन करने की आदत हो गई, तो आप सारे चैप्टर्स के बहुत इजीली कर लोगे। तो इसे बहुत ध्यान से समझना। व्हाट वुड बी द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ अ ईयर इफ द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ बिकम थ्राइस द प्रेजेंट डिस्टेंस एंड ट्वाइस द प्रेजेंट डिस्टेंस, ओके। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में ये गिवन है कि देखिए नॉर्मल केस में क्या होता है, नॉर्मल केस में
हमारा जो ईयर का ड्यूरेशन है कितने डेज का होता है, 365 डेज का होता है। ओके, अब आगे ये गिवन है कि अगर हम जो सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस है कितना कर दे, 3 टाइम्स कर दे। अभी 15,000 किलोमीटर है ना, लेकिन हमने क्या किया, 3 टाइम्स कर दिया। मतलब पहले मान लो सन से अर्थ का डिस्टेंस r था और अब हमने क्या कर दिया, 3 टाइम्स कर दिया, तो ये नंबर ऑफ डेज कितने होंगे। तो एक चीज ध्यान रखना, अगर r इंक्रीज होगा तो t भी इंक्रीज होगा। अगर देखो t स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब है ना, तो अगर r इंक्रीज होगा तो t भी इंक्रीज होगा, तो जिससे आपको पता चल जाए कि आपका आंसर सही है कि गलत है। और इन द सेम वे अगर हमने 2 टाइम्स कर दिया तो भी क्या इफेक्ट पड़ा। ओके, तो दोनों केस को लेके हम सॉल्व करते हैं। तो वी नो वेरी वेल टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। फर्स्ट केस लेते हैं, जब नॉर्मल केस में हमारा जो काम चल रहा है t1 स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। ये कब है, जब टाइम पीरियड 365 डेज का है और जो हमारा डिस्टेंस है 15,000 किलोमीटर का है। ओके, बट अभी हमने क्या कर दिया, जो प्रेजेंट डिस्टेंस का 3 टाइम्स कर दिया। तो जो यहाँ पे एज यू कैन से ये किसके लिए हो गया, नॉर्मल केस के लिए हो गया, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। एंड ये किस केस के लिए हुआ, t1 स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r1 क्यूब, जब हमने कुछ चेंजेस कर दिए। चेंजेस कैसे किए, जब ये डिस्टेंस को हम 3 टाइम्स कर रहे हैं तो t1 पे क्या इफेक्ट पड़ा। तो बेसिकली ये r1 किसके इक्वल हो गया, 3r के इक्वल हो गया। यही हुआ, इसने बोला है कि मान लो पहले ये t था एंड ये r था, बट अब हम इसी डिस्टेंस को क्या कर रहे हैं, 3 टाइम्स कर रहे हैं, तो ये हो गया r1 इक्वल टू 3r। तो सबसे पहले हमने डिवाइड किया, क्योंकि कंपैरिजन वाले क्वेश्चन को डिवाइड करके ये आंसर आता है, तो ये हो गया t बाय t1 स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r बाय r1 क्यूब। ओके, तो t स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। t का वैल्यू पुटअप किया 365, t1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r, r1 का वैल्यू पुटअप किया 3r, तो कितना आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल आउट करके उल्टा कर देते हैं, क्यों, क्योंकि हमें t1 का वैल्यू चाहिए ना, तो t1 को ऊपर ले गए, 365 को नीचे ले गए, तो t1 बाय 365 स्क्वायर लगाया, 3r बाय r आया क्यूब में। ओके, आगे सॉल्व करते हैं। तो देखो r से r तो कैंसिल आउट हो गया, 3 का क्यूब कितना हुआ, 3 3 9, 9 3 27, तो 3 का क्यूब 27 आया। यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएगा तो इधर क्या आएगा, अंडर रूट आएगा। t1 की वैल्यू कितनी मिली, 365 अंडर रूट में 27। आप रूट 27 को सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, आपका आंसर कितना आएगा, 1897 डेज। ओके, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है कंपैरिजन करके। इन द सेम वे वी विल डू द सेकंड टाइप क्वेश्चन, जब हमने क्या किया, ट्वाइस कर दिया। तो इन द सेम वे फर्स्ट केस के अंदर टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r क्यूब के, ठीक है, बट अब सेकंड केस में क्या कर रहे हैं, r1 इक्वल टू 2r, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन लिखी सेम तरीके से, क्योंकि अब क्या कंपैरिजन करना है सेकंड केस से फर्स्ट केस का, बट इस केस में जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 2 टाइम्स है, तो r1 किसके इक्वल हो गया, 2r के इक्वल हो गया। डिवाइड करते हैं फर्स्ट से सेकंड को या सेकंड से फर्स्ट को, तो देखो दोनों तरीके से आप कर सकते हो। मैंने दोनों तरीके से क्वेश्चन को किया है ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि सेकंड को फर्स्ट से करना है, फर्स्ट को सेकंड से करना है। यहाँ पे हमने क्या किया था, इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड किया था। इफ दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकंड, तो फर्स्ट बाय सेकंड किया था। इससे क्या हुआ, हमारे एक स्टेप बढ़ गया। स्टेप कहाँ पे बढ़ गया, t1 को ऊपर लेके जाना पड़ा, इसको उल्टा किया था ना इक्वेशन को, न्यूमरेटर की जगह डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर की जगह न्यूमरेटर। तो बस ये काम आपको यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा, अदरवाइज आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। तो क्या हो गया, t1 बाय t होल स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r1 बाय r। ओके, तो एग्जैक्टली टाइम पीरियड कितने डेज का है, 365 डेज का है। एग्जैक्टली टाइम पीरियड 365 डेज का है, तो t1 बाय 365 होल स्क्वायर इक्वल टू r1 की वैल्यू कितनी है, 2r बाय r होल क्यूब। r से r कैंसिल आउट हुआ, 2 का क्यूब कितना हुआ, 8, इधर कितना आया, t1 बाय 365 होल स्क्वायर। इधर होल स्क्वायर है, हटाएंगे इधर कितना आएगा, अंडर रूट 8। ओके, तो t1 बाय 365 यहाँ पे t1 है, तो 365 इधर लेके जाओगे तो मल्टीप्लाई में आएगा, अंडर रूट 8 को सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, देन यू विल गेट योर आंसर। ओके, तो बोथ क्वेश्चन आर जस्ट लाइक द सेम, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। केवल आपको इतना ध्यान रखना है कि ये जो वैल्यूज पुटअप कर दी हमने, यहाँ पे t की वैल्यू पुटअप कर दी, दोनों में से एक चीज का वैल्यू पुटअप करना पड़ेगा, या तो r का या तो t का। अगर r का वैल्यू गिवन है तो t का वैल्यू पुटअप कर दो, t का वैल्यू गिवन है तो r का वैल्यू पुटअप कर दो। किस तरीके से, यहाँ पे देखो ये गिवन था, r कंपेयर किया था कि पहले की कंपैरेटिवली ये 3 टाइम हो गया, तो r का वैल्यू गिवन था, हमने t का वैल्यू पुटअप कर दिया। अगर इस तरीके से क्वेश्चन होता कि भाई टाइम ड्यूरेशन है वो 365 की जगह 625 डेज हो गया, या इस तरीके से डबल हो गया,
ठीक है, डबल हो गया, तो आप क्या करते हैं, आर का वैल्यू पुट अप कर देते हैं, ठीक है, नियर बाय 15,000 किलोमीटर। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नाउ आई एम गोइंग टू आस्क यू सम क्वेश्चन। अगर आप क्वेश्चंस के आंसर देते हो, अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर समझ आ रहे हैं, तो दैट मीन्स आज की क्लास में आपको पढ़ाया हुआ सब कुछ समझ आया है। बट अगर आपको क्वेश्चन के आंसर नहीं आते हैं, तो आई थिंक सो आपको ये वीडियो फिर से देखने की जरूरत है, क्योंकि वीडियो फिर से देखोगे तो 110% आंसर दोगे, बट आई एम डैम श्योर आप फर्स्ट टाइम में ही आंसर दे दोगे। तो नाउ इट्स टाइम टू जज योर नॉलेज। ओके, द प्लैनेट मरकरी इज रिवॉल्विंग इन द एलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन एज शोन इन फिगर। द स्पीड ऑफ मरकरी विल बी ग्रेटर एट अ पॉइंट। अब देखो यहाँ पे कितने सारे पॉइंट है, ए डी सी बी ई, किस पॉइंट पे मरकरी की स्पीड फास्ट होगी। तो कंसेप्ट हमने समझा है, जो सन के सबसे फास्ट में है वहां पे स्पीड फास्ट होती है, जो सन से सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे है उसकी स्पीड उतनी लो होती है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको देना है एंड कमेंट बॉक्स में पुट अप करना है। एंड ऑफ कोर्स जो भी बच्चों के आंसर सही होंगे दे कैन गेट द अट्रैक्टिव प्राइज ऑल्सो। ऑफ कोर्स एवरी लेक्चर के लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, एक क्विज रन करेंगे एंड जो भी बच्चे क्विज के आंसर देते हैं आफ्टर द 15 days दे कैन गेट द प्राइजेस ऑल्सो। ओके, तो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। अभी तक किसी ने आंसर नहीं दिया है, तो ये एक्चुअली क्विज का फर्स्ट डे भी है, तो आप आंसर दीजिएगा, उस अकॉर्डिंगली यू कैन गेट प्राइजेस। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है। द सेकंड क्वेश्चन, टू प्लैनेट्स ऑर्बिट द सन इन सर्कुलर ऑर्बिट विद द रेडियस ऑफ ऑर्बिट एज r1 इक्वल टू r, r2 इक्वल टू 4r, देन द रेशियो ऑफ देयर पीरियड्स t1 by t2। तो ऑफ कोर्स वी नो वेरी वेल T1 स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब। आपको अगेन T1 लेना है, R लेना है, वैल्यूज पुट अप करनी है। ओके, तो T स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब। मैं आप लोगों को आइडिया दे देती हूँ, T1 किसके प्रोपोर्शनल होगा, R1 क्यूब के। T2 किसके प्रोपोर्शनल होगा, R2 क्यूब के। आप क्या करोगे, दोनों को डिवाइड करोगे इस तरीके से, तो आपको क्या मिलेगा, R1 बाई R2 का क्यूब। अब आपको क्या करनी है, वैल्यूज पुटअप करनी है। R1 की वैल्यू क्या पुटअप करनी है, R, R2 की वैल्यू क्या पुटअप करनी है, 4R, यहाँ पे क्यूब एंड यहाँ पे स्क्वायर जाएगा तो अंडर रूट आएगा। आप सॉल्व करोगे देन यू कैन गेट योर आंसर एंड आई विल वेट। एक्चुअली द अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट एज शोन इन फिगर, वेयर इज द वेलोसिटी ऑफ अर्थ इज द मैक्सिमम। तो दैट इज ग्रेट। आपको पता है कि जो वेलोसिटी है अर्थ की वो कांस्टेंट नहीं होती है, ठीक है, तो वो किस तरीके से चेंज होती है, यू मस्ट नो अबाउट दैट एंड यू हैव टू गिव द आंसर। द लास्ट वन इज कैप्लर थर्ड लॉ कंक्लूड द रिलेशनशिप बिटवीन टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन of the planet and semi major axis of the orbit as ये relation तो आपको आना ही चाहिए। okay, the last one question is from Kepler law of orbit we can infer the sun is located dash of the planet orbit। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको देना है। आई होप सो इस क्वेश्चन का आंसर सब दे सकते हैं। ओके, द Kepler law of planetary motion replace circular orbit with, आंसर आना चाहिए आपको, the velocity of the planet is constant throughout its elliptical trajectory and the orbit। इस क्वेश्चन का भी आंसर आना चाहिए। तो देखते हैं लेट्स कितने क्वेश्चंस हुए, एक्चुअली मैंने नंबर नहीं लिखे हैं, 1 2, तो दैट इज द थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, दिस इज द फिफ्थ वन, ओके, एंड दैट इज द सिक्स्थ वन एंड दैट इज द सेवेंथ वन। ओके, तो ये 7 क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं। आई वांट टू सी हु विल गिव द आंसर फर्स्ट एंड ऑफ कोर्स जो आंसर फर्स्ट देगा उसको तो प्राइज मिलेगा ही मिलेगा। ओके, तो बाय ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ग्रेविटेशन पार्ट 2 के साथ। आई होप सो आपको आज की क्लास के कंसेप्ट समझ आए होंगे, बट आई रिक्वेस्ट यू गाइस एक बार न्यूमेरिकल प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि न्यूमेरिकल्स क्या होते हैं, थ्योरी तो चलो फिर भी हम सुन लेते हैं एंड देन लिख लेते हैं, बट न्यूमेरिकल बिना प्रैक्टिस के नहीं होते हैं। तो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस आपको करनी ही करनी है। वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज क्लिक टू सब्सक्राइब। बाय ऑल।